गर्मी का सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है, गर्मी हमारे साहित्य में भी रची बसी हुई है, क्योंकि गर्मी सदियों से यह क्षेत्र झेलता आया है। और हमारे साथ में इस वक्त हैं राजस्थानी और हिंदी के जाने माने साहित्यकार और केंद्रीय साहित्य अकादमी की राजस्थानी भाषा परामर्शदात्री समिति के सदस्य आदरणीय प्रोफेसर भंवर सिंह जी सामोर, जो मेरे गुरुजी भी हैं। गुरुजी, बड़ी चर्चा है चूरू की गर्मी की, और अखबार रंगे हुए हैं, टीवी चल रहा है, पूरी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये गर्मी क्या अभी इतनी पड़ रही है या हमेशा इतनी ही पड़ती थी? ये तो मतलब गर्मी तो सदा से ही ऐसे ही रही है, और ये प्रकृति की देन है। ये गर्मी हमारे लिए जरूरी है। जैसे गर्मी के लिए आज जो खतरनाक बता रहे हैं वो खतरनाक नहीं है। हम इस क्षेत्र के लिए तो ये एक तरह की जीवन दान देने वाली है। ये गर्मी जितनी ही ज्यादा पड़ेगी ना, उतना ही आगे फसल अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी। तो ये तो गर्मी का कुल मिला के फायदा हुआ, तो कोई नुकसानदायक नहीं है? मतलब गर्मी नुकसानदायक कुछ नहीं है जी। हम प्रकृति के निकट से दूर चले गए हैं, इसलिए ये हमें महसूस होता है, बाकी नहीं। और जैसे ये तो जरूरी लक्षण है यहाँ के। जैसे मतलब गर्मी का अभी जैसे रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र में ये मान्यता है हमारे यहाँ लोक साहित्य में कि रोहिणी है वो खूब तपनी चाहिए, खूब गर्मी पड़नी चाहिए। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होने से उतनी फसल अच्छी होगी। तो इसको लेके कोई साहित्य में भी कुछ लिखा हुआ है क्या? साहित्य में जैसे लोकोक्तियां हैं इसकी। जैसे ये इसके बाद में ये जो अभी रोहिणी नक्षत्र 14 दिन का है, फिर इसके बाद में मृगशिर नक्षत्र आएगा। तो मृगशिर नक्षत्र में हवा खूब चलनी चाहिए, तो उसके लिए लोकोक्ति दोनों ही तरफ से है। हाँ, कि रोहिणी बाजार मृग तपे तो गला हली क्यों पचे, कि यदि रोहिणी नक्षत्र में तो हवाएं चलती हो, और मृग नक्षत्र है वो तो खूब गर्मी पड़ती हो, तपता हो, तो हे मूर्ख हल जोतने वाले क्यों पचाई कर रहा है, क्योंकि अकाल पड़ना है। इस ढंग से हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं ना, ये सारी की सारी इसी में है। नक्षत्र ज्ञान यहाँ के मतलब साधारण किसान को होता था उस जमाने में, और वो सब जानता था पूरी कि भाई जैसे मृग नक्षत्र 14 दिन। उसमें देखिए जैसे 21 तारीख है, 21 जून है, 21 जून को खोड़िया मृग कहलाता है। मृग नक्षत्र में जो खोड़ा मृग है ना, खोड़ा कहते हैं लंगड़े को राजस्थानी में, तो खोड़ा मृग है आता है 21 को, वो 21 जून को ही आता है। जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है ना, वैसे ही वो, तो उसके लिए कहावत है कि खोड़ियों मृग मुँह जो जाए सावन का दिल सतरा खाए, कि खोड़ियों मृग में अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उससे फिर क्या है कि सावन में झांझली आती है, मतलब वर्षा नहीं होती है। तो ये सारी इस ढंग की जो बातें हैं, ये सारी की सारी हमारे यहाँ की लोकोक्तियों में हमारे जो बुजुर्ग थे उनके हजारों वर्षों के अनुभव हैं वो अभिव्यक्त हो रहे हैं इसमें। तो गुरुजी, अभी देखो डरा तो डिग्रियां रही हैं अभी, कि सब इतने डिग्री आ गया, उतने डिग्री आ गया, और वो जब लाल लाल अक्षरों में दिखता है तो बड़ा डरावना लगता है। आपने, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो आपने सबसे पहले डिग्रियों के बारे में कब जाना था? डिग्रियों के बारे में हम तो चूरू में आके ही जाना है, आपको सही बताएं। जैसे पहले विद्यार्थी काल में भी ये डिग्रियां ये सब कुछ नहीं था, सहन करते थे, न कोई बिजली थी उस जमाने में, न पंखे थे। मैं तो फिर रहते कैसे थे आप? बस जैसे अब रहते हैं उसी प्रकार से, अभ्यास था उसी ढंग का। जो मकान है वो मकान आज तो क्या है कि सारे के सारे प्रकृति के विरुद्ध बने हुए हैं, और पहले मकान प्रकृति के अनुकूल बने हुए होते थे। जैसे अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब कैसे? मतलब यह है कि जैसे पहले मिट्टी के मकान बने होते थे, तो मिट्टी का मकान गर्मी में तो ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। और झोंपड़े होते थे, झोंपड़े में रहा हूँ मैं, तो आज भी हमारे तो खेतों में झोंपड़े हैं घर में। तो झोंपड़ा इस प्रकार का है कि देखिए आज अब ये जैसे हमारे यहाँ जैसे बताते हैं लोग, पढ़ाते हैं, तो और सब बात करते हैं, झोंपड़े की कोई बात नहीं करता। बाकी झोंपड़ा है उसका इसी रूप में आप समझ लो कि हमारे पुरखों ने इसका जो आविष्कार किया वो कोई कम नहीं था, कि इतनी भयंकर आंधियां चलती है यहाँ पर। और बाकी कहीं भी इतिहास में एक ही उल्लेख ऐसा नहीं मिलता कि झोंपड़ा उड़ गया हो, क्योंकि गोलाई होती थी, तो गोलाई है ना वो जो दबाव आता था आंधी का उसको चीर देती थी, उसका कोई असर ही नहीं होता था। और झोंपड़े में
हवा आती थी और इस ढंग के झोंपड़े बनते थे कि जैसे आज भी बनते हैं बाड़मेर के इलाके में, कि चरखसूंठी। आप जैसे बचपन में अगर हम ईंटते थे कि बीच में एक लकड़ी रोप कर और उस पर एक लठ बांध कर और उसको फिर घुमाते थे, वो चरखसूंठी कहला। तो इस रंग के झोंपड़े बनते हैं कि एकदम बीच में तो एक लकड़ी रोपी हुई है, उस पर चरखसूंठियाँ हैं 2-3, और उसको जैसे गर्मियों में सुबह तो मतलब पूर्व की तरफ मुंह रखें तो गर्मी आती है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह कर लेते थे उसका, और पश्चिम की तरफ जब शाम को गर्मी आती है तब पूर्व की तरफ उसको घुमा के कर लेते थे। इस ढंग के झोंपड़े बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कला थी जी, वो सारी की सारी, जैसे ये स्थापत्य है ना, स्थापत्य में जो पढ़ाया जाता है किलों के बारे में और सब, इस झोंपड़े के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जो झोंपड़ा आज भी जीवन का सबसे आवश्यक अंग है। लेकिन आज के समय में झोंपड़ों में तो अब रहना या बनाना संभव शायद नहीं है। नहीं संभव तो क्यों नहीं, झोंपड़े का कोई खर्चा नहीं है। झोंपड़ा बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए ना, वो उस खेत में ही उपलब्ध हो जाती है, बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता। लेकिन शहर में रहने वाले लोगों के पास में जमीन नहीं है इतनी कि वो झोंपड़ा अफोर्ड कर सके या जमीन अफोर्ड कर सके। वो उनके लिए महंगा है सौदा, इसलिए शहरों में, गाँव में कहीं भी आपको झोंपड़ा नहीं मिलेगा, और गाँव में खूब मिलेंगे, शहर में नहीं मिलेगा। तो गुरु जी, ये जो इतनी गर्मी पड़ती है, राजस्थान तो साहित्य प्रधान राज्य है और यहाँ पर हर मौसम के हिसाब से खूब सारा साहित्य रचा गया है। इस गर्मी को लेकर क्या क्या रचा गया है? गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण तो चंद्र सिंह की लू काव्य है, जिनकी बादली भी जिनकी है। बादली के भी लेखक हैं और लू का भी है, क्योंकि लू जरूरी है इसलिए देखिए उन्होंने माना है कि जैसे पहला ही दोहा है उनका कि जीवन दाता बादलियां थांसू जीवन पाए, भल लुआ बाजो की ती मुर्धर से लाए। मुर्धर वो आपकी लाए कहते हैं अग्नि को, आपकी जो आग है उसको मुर्धर के लोग सहन करेंगे, क्योंकि बदलियों को जन्म देने वाली लू ही होती है, लू के बाद में बादल आते हैं। इसलिए जीवन दाता बादलियां थांसू जीवन पाए, भल लुआ बाजो की ती मुर्धर से लाए। तो इस प्रकार के एक से एक बढ़कर दोहे हैं उनके। क्या आप कुछ और दोहे भी सुनाएंगे? हाँ, अच्छा अठिन नहीं बोला। कोमल कोमल पाखड़िया कोमल कोमल पान, कोमल कोमल बेदड़िया रख्या लुआ ध्यान, उनको जला मत देना। सूरज किरणा चाव में फूटी कली समूल, लुआ दिसी सामने लागी हिवड़े सूल। आगे बद बद बांटता दिखण पवन ने वास, जिन दिन लुआ बेटिया फूला छूटी आस। साथ में थोड़ा हिंदी में अर्थ भी बताते जाएंगे तो दर्शकों के लिए काफी सहायक होगा। हाँ, जैसे कोमल कोमल पाखड़िया कोमल कोमल पान, कोमल कोमल बेलड़िया रख्या लुआ ध्यान, कि फूलों की जो नरम नरम पंखुड़ियां हैं, नवांकुरित नरम नरम पत्ते और नन्ही मृदु लताओं को बचाने का प्रयत्न तो करना लुओ, उनको जला मत देना। चैती सौरभ चूसली कलिया गई कुमड़ाए, फूला पिछड़ी पाखड़िया लुआ बाजी आए। लू जब लगने लगती है तो ये पंखुड़ियां सब जल बल जाती है। तो उनके लिए है कि लुओं ने आते ही बासंती सौरभ को चूस लिया, कलियां कुमला गई और फूलों से पंखुड़ियां बिलख बिलख कर बिछड़ने लगी। और कुछ? हाँ, एक जैसे ये नक्षत्रों के संदर्भ का भी बहुत बढ़िया है इसमें। तो क्या ये जो नक्षत्रों का ज्ञान है, क्या उसका लोप हो चुका है या हो रहा है? नहीं, नक्षत्रों का आज भी जैसे किसानों को ज्ञान है, गांव के लोगों को ज्ञान है सारा उनका, और ये मतलब एक तरह का गूढ़ ज्ञान है। वो बहुत बढ़िया, कोई किताबों में कहीं नहीं, ये लोकोक्तियों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोकवाची के रूप में चल रहा है। कि जैसे नक्षत्र है, जैसे ये भरणी नक्षत्र आता है सबसे पहले, वर्ष है भरणी तो छोड़ परणी, मतलब भरणी नक्षत्र में अगर वर्षा हो जाती है तो इतना भयंकर काल पड़ता है कि जैसे पति है वो पत्नी को भी छोड़ देता है। इस ढंग की लोकोक्ति है। उसके बाद में जैसे फिर चैत में चित्रा नक्षत्र आता है,
और चित्रा के बाद में ये रोहिणी आता है, बैसाख। तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में जैसे मैंने आपको पहले लोकोक्ति बताई, रोहिणी के बाद में फिर आता है मृगशिर। मृगशिर नक्षत्र का भी आप अपना चर्चा कर चुके। उसके बाद में आद्रा आता है। तो आद्रा नक्षत्र के बारे में, आद्रा मतलब वर्षा होती है, आद्रा भरे खादरा। और ये भी आता है उसमें कि आदरिया, जैसे हवा नहीं चली जाए आद्रा नक्षत्र में, नहीं अकाल पड़ता, वर्षा नहीं होती है। आदरिया पड़ गया बाय, बाय कहते हैं वायु को, कि आदरिया पड़ गया बाय तो थारी झोंपड़ी झोला खाए। फिर झोंपड़ियाँ कांपने लगती हैं, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो कैसे जिएंगे। इसी ढंग से उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आता है। तो पुनर्वसु है, उसके बारे में ये मान्यता है हमारे यहाँ, पुनर्वर्षा चहु दिशा, चारों दिशाओं में दूर दूर तक वर्षा होती है पुनर्वसु नक्षत्र में। और उसमें भी अगर वायु चले तो वो विपरीत काम करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पुनर्वसु वायला तो कोई भाबा है न भाईला, कन्न वैसो खायला। कि उसके बाद में अपने जो निजी संबंधी हैं वो भी दूरी कर जाते हैं, और किसी के पास खुद के पास कुछ बचा हुआ है तो ही वो जीवित रह सकता है। हमें सहायता कहीं से भी नहीं मिलती है, क्योंकि उस जमाने में अकाल पड़ता था तो सारा कुछ भी नहीं रहता था, सारा का सारा, इसलिए इलाका छोड़कर जाना पड़ता था। ये जो लू है, ये लू नाम तो आज भी लू ही है, थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में हीट वेव बोलते हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है। आपके टाइम में या पुराने टाइम में इससे बचने के लिए लोग क्या प्रयास करते थे? क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, ORS का घोल है, पता नहीं क्या क्या है, ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। जब ये सब चीजें नहीं थी तब कैसे लोग बचाव करते थे? तब देसी बचाव होता था, खान पान से करते। बचाव किस तरह से? खान पान से, एक तो राबड़ी छाछ का प्रयोग बहुत करते थे गर्मियों में। राबड़ी 3 तरह की बनती थी। एक तो कूटी हुई राब, वो छाछ में बनाई जाती थी। तो अनाज जैसे बाजरा है, उस बाजरा को कूट लेते थे, खिचड़ी के लिए कूटते हैं ना, उसको भिगो कर और फिर ओंखली में कूटते थे, और वो फिर छाछ के साथ मिला, वो राबड़ी कहलाती थी। एक राबड़ी आटे से बनती थी, बाजरे का आटा है, उससे छाछ मिला के। और तीसरी एक खट्टे की राबड़ी होती थी, उसको पहले ओलाया, खट्टे को वो ओलाना पड़ता है, खमीर उठाना। हाँ, खमीर। उसके बाद में बनती है। ये तीनों ही प्रकार की जो राबड़ी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, प्याज का प्रयोग किया जाता था, जिसको कांदा कहते हैं अपने यहाँ। जैसे कंद और मूल, ये मूल आदिम शब्द हैं। कंद कांदे के लिए है और मूल मूली के लिए है। तो ये पहले सबका भोजन यही था। पहले कंद मूल ही खाते थे पहले, जब प्रारंभिक अवस्था थी उसमें। तो ये राबड़ी छाछ के साथ प्याज का प्रयोग होता था। और यहाँ तक कि जैसे अगर गर्मियों में शादियाँ होती थी, ज़्यादातर बारात भी आती थी, जिसके घर रुकती थी बारात, वही उनके नाश्ते की व्यवस्था करता था। वो क्या व्यवस्था करता था कि बाजरे की रोटी 1 या 2 ले लो, और साथ में छाछ, राबड़ी और प्याज, एक प्याज दे दो, और उनसे ही वही कर ले। जैसे नाश्ता आज ये फिजूल के फालतू के नाश्ते चल रहे हैं, कितना खर्चीला है देखो आप। और वो ही सारी व्यवस्था करता था बारात के रुकने के लिए। जैसे पलंग वलंग की वो सारी व्यवस्था वो घर वाला ही करता था, वो ही लाता था और वही लोगों से मांग कर वापस पहुंचाता था। मतलब इतना सहयोग था आपस में कि एक सब मिलकर, जैसे मान लो एक के यहाँ काम नहीं हो रहा सब गया। आज ये सब व्यवसाय हो गया। तो आज जैसे आज हर घर में अब AC हो गए, ये भी गर्मी फेंक रहे हैं, गाड़ियां आ गई उनमें भी AC है, वो भी गर्मी फेंक रही हैं। तो मतलब कुल मिला के पूरा मामला गरम और गरम की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में आप कैसा सिनारियो देखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब ये है कि जैसे पर्यावरण का इसी ढंग से विनाश होता रहा ना, तो ये धरती रहने काबिल नहीं रहेगी। अब जैसे ये हीट वेव तो पहले ही थी, और हमारे तो बचपन में क्या, जैसे MA करने के बाद मैं व्याख्याता बना, चोरू में आया, उसके बाद में गांव में बिजली गई, आपको सही बताएं। नहीं, पहले बिजली भी नहीं थी। तो हम तो जैसे ये अपने चिमनी जानते हो, चिमनी है और लैंप, इनसे ही पढ़ते थे। लालटेन तो वो एक आधी होती थी गांव में, संपन्न आदमी के पास नहीं, लालटेन नहीं होती थी, तो उसी से पढ़ते थे। और पंखे की कोई कल्पना नहीं है। और उसी में जैसे रात को, तो आज भी जैसे बताऊं, गांव जाता हूं तो गांव में बाहर जैसे जो कोटड़ी का चौक है ना, उस चौक पर ही हम सोते हैं, ना कोई पंखे की जरूरत है। बड़ी आनंद से, मतलब 11 बजे के आसपास फिर एकदम ठंड हो जाती है, तो बड़ा आनंद आता है सोने में भी, ना कोई मच्छर न कोई और। एक कविता सुना दूं आपको, ये त्रिकुटबंध छंद कहलाता है डिंगल का, राजस्थानी का।
जिसको एक ही सांस में बोलना पड़ता है। इसकी 12 पंक्तियां, और इसमें जैसे इस छंद में जैसे ये आता है, किसकी है ये शक्तिदान कविया की रचना है। तो देखिए आप, जैसे आंधी का वर्णन है इसमें कि अरड़ाट उठे आंधियां बित रहे मुश्किल बांधियां, रांधियां जीमड़ मिले रेती दसड़ देती धूप, इखिया तो उन्हाड़े ऐसी तप भौम सिद्ध भाड़े तिसी, तिड़ भुएड़ पड़ तावड़ तकड़ अंधड़ अमड़ पतझड़ अचड़ बड़ झंखड़ रूखड़ गुड़ बड़ड़ एवड़ उमड़ अड़बड़ उरड़ खेजड़ सुरड़ चढ़ चढ़ खखड़ धी धड़ कंधड़ मुख धड़ बुझड़ घड़ टिकट चौपड़ घी घरड़ उजल पंथड़ खड़ बड़ अनड़ रणवंत रंगड़ रूप, और रात उठे आंधियां बित रहे मुश्किल बांधियां। मतलब आंधियों का अरड़ाट उठता है, जिसमें बित कहते हैं पशुओं को, बांधने पर भी वो रुकते नहीं है, वो आंधी उड़ा ले जाती है। बितर अरड़ाट उठे आंधियां बित रहे मुश्किल बांधियां, रांधियां जीमण मिले रेती, एकदम भोजन पकाया हुआ और रेत मिल जाती है उसमें, धसड़ देती धूप। तो इस ढंग का ये वर्णन है छंदों में। तो उस पर खूब ज्यादा है, मतलब ये किताब तैयार हो सकती है, इतनी सामग्री है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये मुलाकात आदरणीय प्रोफेसर भंवर सिंह जी सामोर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।